सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। इजराइल के हमलों में गजा में 400 से ज्यादा की मौत, हमास के टॉप कमांडर्स की भी मौत। हमले से पहले इजराइल ने दी थी अमेरिका को इसकी जानकारी। अमेरिका ने हमले के लिए ठहराया हमास को जिम्मेदार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। हमास और इजराइल के बीच क्यों नहीं बढ़ पाया संघर्ष विराम, करेंगे चर्चा कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। But we're getting down to a very critical stage. यूक्रेन में जंग रोकने के लिए पुतिन से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वहीं पोलैंड ने जताई रूसी हमले की आशंका। पोलैंड के राष्ट्रपति ने बीबीसी से बातचीत में कहा, अमेरिका पोलैंड में रखे परमाणु हथियार। दिखाएंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से कैसे बदल रही है बांग्लादेश में रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की जिंदगी। दिखाएंगे बांग्लादेश से खास रिपोर्ट। 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की हो रही है वापसी। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर 17 घंटों के सफर के बाद पहुंचेंगे धरती पर। दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। लगभग 2 महीने के संघर्ष विराम के बाद एक बार फिर इजराइल ने गजा में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। गजा में कई जगह इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फलस्तीनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मारे जाने वालों में हमास का टॉप सुरक्षा अधिकारी महमूद अबू वत्फा भी शामिल है। जनवरी में शुरू हुए युद्ध विराम के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। इस्राएली सेना ने गजा के आसपास के इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है। इस हमले पर इस्राएल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा, We have reached this situation after the Hamas हमास लगातार युद्ध विराम को बढ़ाने और बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की है। अब इस्राएल ज्यादा ताकत के साथ हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। Hamas with increasing military intensity. एक तरफ युद्ध विराम को लेकर बातचीत और दूसरी तरफ हमले, क्या असर होगा, बता रहे हैं यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता योलान नेल। It's really been very apparent that those negotiations have broken down. There was an Israeli team that pulled. ये बिल्कुल साफ है कि वो बातचीत अब रुक गई है। पिछली रात मध्यस्थ करने वाले मिस्र के अधिकारियों से मिलने के बाद इस्राएल की टीम काहिरा से वापस आ गई। पिछले हफ्ते कतर में भी ऐसी बातचीत हुई थी, जिसमें इस्राएल और हमास की टीम साथ साथ शामिल हुई थी। इस बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी थे। इस बातचीत के बाद ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है। अमेरिका ने कहा है कि उसने एक प्रस्ताव रखा भी, जिसमें कुछ बंधकों को छोड़ने के बदले युद्ध विराम को बढ़ाने की बात थी, मगर हमास ने उसे स्वीकार नहीं किया। अमेरिका का कहना है कि इस्राएल ने इस हमले से पहले उससे बात की और इस्राएल के इस हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। For choosing refusal and war. और खबर बांग्लादेश से, जहां के कॉक्स बाजार के पास है दुनिया में शरणार्थियों के लिए बना सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप, जहां रहते हैं लाखों रोहिंग्या शरणार्थी। लेकिन इनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वजह अमेरिकी राष्ट्रपति का वो फैसला जिसमें विदेशों को दी जाने वाली मदद 90 दिनों के लिए रोक दी गई है। माना जाता है कि बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका ज्यादा फंडिंग करता है। रोहिंग्या शरणार्थी 7 साल पहले पड़ोसी देश म्यांमार में हुई हिंसा के कारण अपना घर छोड़कर बांग्लादेश आए थे। ये लोग हर जरूरी चीज के लिए विदेशी सरकारों और संस्थाओं के फंड पर निर्भर हैं। तो अब ये लोग किन हालातों से जूझ रहे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट डेवलिन रॉय की रिपोर्ट। बम के इस टुकड़े ने मेरे बेटे को लगभग मार ही दिया था, इस्मा तारा ने हमें बताया। उन्हें हिंसा और अस्थिरता के चलते 7 महीने पहले म्यांमार में अपना घर छोड़ना पड़ा था। अपने रोहिंग्या समुदाय के 10 लाख से अधिक लोगों के साथ अब वे सीमा पार बांग्लादेश में बने शरणार्थियों के लिए एक कैंप में रहती है। हमारे गांव पर बम गिराए गए थे, जिसमें मैं खुद घायल हो गई थी और मेरे बेटे के पैर में बम के छर्रे फंस गए थे। वो बेहोश हो गया था। वहाँ म्यांमार में हम किसी डॉक्टर के पास तक नहीं जा सकते, इसलिए हमने उसके घाव पर पत्ते रखे, उस पर कपड़ा बांधा और सीमा पार कर बांग्लादेश में प्रवेश किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस्मत जैसे लोगों के प्रति म्यांमार में हुई हिंसा को जातीय संहार बताया है। इसके चलते 2017 में तकरीबन 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या समुदाय के लोग बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हुए थे। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि पिछले साल लगभग 60,000 से अधिक और शरणार्थी उनके देश में दाखिल हुए हैं।
जो लोग उस नदी को म्यांमार से पार करके यहाँ आए, बांग्लादेश में इन कैंपों में बसे, उनकी जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं थी। कमियां थी, दिक्कतें थी, शायद ऐसी दिक्कतें जो आप और मैं समझ भी ना पाए, लेकिन एक उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि कई सरकारों ने, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उन्हें गले लगाया था। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। यहाँ के लोग हमें बताते हैं कि चीजें बद से बदतर हो रही हैं। 12 वर्ष के अनवर सादिक, उनकी मां बताती है कि अनवर ना तो खुद से चल फिर सकते हैं और ना ही बोल या सुन सकते हैं। इस कैंप में रहने के बावजूद उन्हें एक बात की खुशी थी, अपने बेटे के इलाज की। म्यांमार में हम पर हमले हो रहे थे। इन शिविरों में हमारी हालत बेहतर थी क्योंकि कम से कम यहाँ मेरे बच्चे का इलाज तो हो रहा था। लेकिन पिछली बार जब मैं अनवर को लेकर डॉक्टर के पास गई तो देखा कि वो क्लिनिक बंद था। उस बात को 1 महीना हो गया है, वो क्लिनिक अब भी बंद है। संस्थाएं जो कुछ महीनों पहले यहाँ रहने वाले लोगों के लिए काम किया करती थी, उनके दफ्तर अब बंद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं ने खाने पीने में कटौती की बात की है और वहां बच्चों में बढ़ते कुपोषण के मामलों को उजागर किया है। 2017 में जब ये कैंप बने, उसके बाद से हालात शायद ही इतने गंभीर रहे होंगे। We have seen, you're right, we've seen some immediate impacts. हमने कई सेवाओं पर फंडिंग की कमी का असर देखा है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है इस साल की फंडिंग। इस साल और भी गिरावट हो सकती है। इन कैंपों में हर साल लगभग 30,000 बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो जरूरतों और फंड के बीच का फासला गहराता Becoming जाएगा। more congested. कई प्रयासों के बावजूद 2017 से आए शरणार्थियों में से एक भी शरणार्थी वापस म्यांमार नहीं लौट पाया है। हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम रोहिंग्या लोगों को स्वेच्छा से, सम्मान के साथ और पूरी सहमति से वापस भेजना चाहते हैं। लेकिन अभी वहां म्यांमार के रखाइन इलाके में हिंसा और गृह युद्ध की स्थिति है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें वापस भेजने का ये सही समय है। यहाँ कटौतियों के बीच हालात अगर और बिगड़े और म्यांमार में यदि गृह युद्ध समाप्त न हुआ तो हताश लोग अक्सर हताश उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कहीं और पलायन कर सकते हैं। यहाँ सुरक्षा और अपराध को लेकर भी हालत बदतर हो सकती है। और आखिरकार 9 महीने का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। अंतरिक्ष में फंसे 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर एक कैप्सूल में बैठकर 17 घंटों के सफर के बाद धरती पर पहुंचेंगे। देखिए बीबीसी संवाददाता डेविड विलिस की रिपोर्ट। हम आप सभी के साथ इस स्पेस फ्लाइट का सपना शेयर करना चाहते हैं। ये मेरे और सुनी के लिए सम्मान की बात है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मगर उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामी आने के बाद नासा ने तय किया कि उन्हें वापस लाना, जिसके बाद दोनों अंतरिक्ष में ही फंस गए। स्पेस में दोनों काफी व्यस्त रहे। उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। वहीं सुनीता ने स्पेस स्टेशन के बाहर सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली महिला का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वो अच्छे मूड में रहे और कुछ खास मौकों पर जश्न भी मनाया। From all of us to all of you, आप सबको मैरी क्रिसमस। पिछले हफ्ते उन्हें घर वापस लाने की कोशिशें तेज हुईं और रविवार सुबह एक स्पेसएक्स कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ISS पहुंचा और इसी के साथ सुनीता और बुच को वापस पृथ्वी पर लाने का सफर शुरू हुआ। ये एक शानदार दिन था। दोस्तों को यहाँ देखकर काफी अच्छा लगा, इसलिए शुक्रिया। 286 दिन अंतरिक्ष में इंतजार के बाद वो घर पहुंचने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है कि भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 3:30 बजे तक वो फ्लोरिडा में लैंड कर सकते हैं। 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग क्या अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है? इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज फोन पर बातचीत होने वाली है और रूस के मुताबिक किसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले वो इस बातचीत में अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेगा। हमारे बीच ये बेहद महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। हमारे बीच बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत खास होगी। हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच का मसला खत्म हो। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी हैं। और रूस की शर्त यह है कि यूक्रेन का किसी भी तरफ कोई झुकाव ना हो, वो नाटो का हिस्सा ना बने, उसकी सेना बड़ी ना हो। शर्त ये भी
कि यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी देशों की सैन्य मदद रुके और उसकी जमीन पर कोई भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी ना हो। रूस ये भी चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए जाएं। लेकिन एक तरफ कूटनीतिक पहल चल रही है और दूसरी तरफ रूस के कुर्स्क इलाके में भारी गोलीबारी भी चल रही है। 7 महीने पहले यूक्रेन ने रूस के साथ संघर्ष में बढ़त बनाई थी और सबको हैरान कर दिया था। लेकिन बीते हफ्तों में यूक्रेन ने जिस जमीन पर कब्जे का दावा किया था, अब उसे भी गंवा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि रूस ने फिर अपने इलाकों को नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाया है। और अमेरिका के मुताबिक इस बार दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन को डर है कि जो भी समझौता होगा वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर होगा। इस बारे में और बता रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल। यहाँ यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वो शांति समझौते के लिए हामी भर दें। उनका तर्क ये है कि हम तो युद्ध विराम के लिए तैयार हो ही गए हैं, रूस तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। साथ ही फिक्र ये भी है कि कहीं युद्ध रोकने के लिए अमेरिका जो जल्दबाजी कर रहा है उसमें कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो यूक्रेन के हक में ना हो। और राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी बिजनेस लीडर से कहा कि अगर रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध हट जाते हैं तो उन्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि रूस के साथ दूसरे देशों का व्यापार पूरी तरह शुरू हो जाएगा। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस से अपील की है कि अगर रूस वाकई शांति चाहता है तो बिना किसी शर्त के 30 दिनों के संघर्ष विराम के लिए तैयार हो जाए। और रूस से डर यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को भी है। डर ये कि रूस उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इसी वजह से पोलैंड ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा लिया था। लेकिन अब पोलैंड के राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिका उनके देश में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दे। ऐसा क्यों चाहते हैं वो? उन्होंने बताया बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन को एक खास इंटरव्यू में। If you want to make passive income online, I'd like to pay you 5. पोलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी अतीत में लड़ी जंग और कब्जे का असर साफ दिखाई देता है। मंगोलिया के राष्ट्रपति का स्वागत करने वाले पोलैंड के राष्ट्रपति आंजे डूडा देश की तेजी से बढ़ती हुई सेना के कमांडर इन चीफ भी हैं। वो पुतिन के नेतृत्व वाले रूस को उस सोवियत संघ की तरह ही खतरनाक मानते हैं जिसका पोलैंड कभी 40 साल तक हिस्सा रहा था। Can we talk a bit about Poland's security? क्या हम पोलैंड की सुरक्षा को लेकर बात कर सकते हैं? आपने कहा आप चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पोलैंड में परमाणु हथियार रखे। इससे आप ज्यादा सुरक्षित कैसे हो जाएंगे? हम बहुत लंबे समय से इस पर बात कर रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है। अमेरिका की कई सरकारों से इस मुद्दे पर बातचीत होती रही है। बिल्कुल, एक पत्रकार ने पूछा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने जो फ्रांस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात कही थी, क्या उसमें हमारी दिलचस्पी है? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए किसी भी किस्म का परमाणु संरक्षण कीमती है। हम बहुत सालों से परमाणु शक्ति साझा करने के हिमायती रहे हैं। अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, पर इस मुद्दे पर पोलैंड की राय हमेशा से यही रही है। क्या रूस इसे उकसाने वाले कदम के तौर पर नहीं देखेगा? पहली बात, हम इसे अपनी सुरक्षा का मुद्दा मानते हैं। ये हथियार हमले के लिए नहीं है, ये हिफाजत के लिए हैं। मैं दोहरा दूं कि ये हथियार किसी परमाणु हमले की सूरत में हमारी रक्षा के लिए हैं। दूसरी बात, वो रूस है जिसने बिना किसी से पूछे अपने परमाणु हथियार बेलारूस ले गया और एक टेलीविजन इंटरव्यू में पुतिन ने इस पर खुलकर बात भी की। फिलहाल रूस का रवैया आक्रामक है। रूस ने ही यूक्रेन पर बिना किसी वजह हमला किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेटो को रक्षात्मक कदम उठाने होंगे। परमाणु हथियारों को नेटो के सदस्य देशों में तैनात करना होगा। पोलैंड इसके लिए तैयार है। क्या आपको नहीं लगता कि हालिया समय में डोनाल्ड ट्रंप और उनके वरिष्ठ सलाहकारों ने यूरोप को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के बारे में जो बयान दिए हैं, क्या उससे यूरोप की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े नहीं हो गए हैं? ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा उन देशों की सुरक्षा में क्यों लगे जो अपनी सुरक्षा में खुद कोई निवेश नहीं कर रहे। इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है ही। बहरहाल मुझे लगता है कि ये मुख्य तौर पर सौदेबाजी का तरीका है और ट्रंप एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं।
पोलैंड के गुमनाम सैनिक के मकबरे की हिफाजत में हमेशा सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। रूस के साथ पीढ़ियों तक चले संघर्ष के जख्म पोलैंड भूला नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि उनके यूरोपीय सहयोगी सुरक्षा बजट में इजाफे की जरूरत को लेकर पोलैंड के नजरिए को समझते हैं। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई पड़ोसी देशों को भी डर सता रहा है हमले का, और कईयों ने नाटो में शामिल होने की अपील भी की थी। नहीं आती, या फिर शायद आप चाहते हैं कि आपको कार चलानी ही ना पड़े और ड्राइवर भी ना रखना पड़े, कार अपने आप चले और आप अखबार पढ़ते हुए आराम से जाएं। ऐसा हो सकता है अगर कार ड्राइवरलेस हो, और ऐसी कार बनाने की तैयारी जापान की कार कंपनी निसान 8 साल से कर रही थी। अब कंपनी का कहना है कि उसने इसे ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों में चलाकर टेस्ट भी कर लिया। देखिए बीबीसी रिपोर्टर थियो लेगेट की रिपोर्ट। दशकों से लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1960 के दशक में लोगों को लगता था कि भविष्य में ऐसा जरूर होगा। आज का दौर बहुत अलग है। ये सेल्फ ड्राइविंग यानी खुद से चलने वाली कार निसान ने बनाई है। ये उनके लीफ मॉडल पर बेस्ड है और मुझे बताया गया है कि कैसी भी सड़क हो ये सब मैनेज कर लेगी। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे सहयोगी ने इसकी दूरी तय कर दी है। अब मैं इसका एडी सिस्टम ऑन कर देता हूं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो ये एक लंबी और उबड़ खाबड़ सड़क है जो इस कार की काबिलियत को अच्छी तरह से आंकेगी। ये तो बहुत तेज है। ये प्रोजेक्ट 8 साल तक चला, जिसके बाद ये कार बनी। इस तकनीक को विकसित करने के लिए निसान सरकारी एजेंसियों, रिसर्च ग्रुप्स और दूसरी प्राइवेट कंपनियों के साथ काम कर रही थी। So we've been going for about 5 minutes now. हमें 5 मिनट हो गए हैं और कानून के मुताबिक हमारे साथ एक सेफ्टी ड्राइवर होना चाहिए, जो कि है टॉम। लेकिन अभी तक उन्होंने स्टीयरिंग को नहीं छुआ। हम गड्ढों के ऊपर से, राउंड अबाउट से, संकरी सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स से गुजरे और इस गाड़ी ने सबको पार कर लिया। अभी तक स्मूथ है, और अगर मैं गाड़ी चला रहा होता तो भी इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं कर पाता। ये टेस्ट कार्स अभी तक 25,000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी हैं। वो हाईवेज पर भी चली। वो लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरी और गोल चक्करों या आने वाले खतरों का पता लगाने के लिए इन गाड़ियों ने सड़कों पर लगे कैमरों का डेटा इस्तेमाल किया। और हाल के दिनों में इन कार्स को ग्रामीण इंग्लैंड जैसे माहौल में ले जाया गया, जहां संकरी सड़कें, गड्ढे और ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो मुश्किल सफर को आसान बनाए। जो लोग कार नहीं चला पाते या जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, वो इस तकनीक से कहीं भी आ जा सकते हैं। चीन और अमेरिका के कुछ शहरों में सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियां पहले से ही काम कर रही हैं, लेकिन इनकी सेवाएं काफी सीमित हैं और इनमें गड़बड़ी की आशंका भी होती है। ये मेरे साथ सोमवार को ही क्यों होता है? मैं एक टैक्सी में हूँ। ये शख्स अमेरिका के एरिजोना की एक कार पार्किंग में फंस गया। ये बस चक्कर ही काटे जा रही है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्रिटेन की सड़कों की अपनी अलग चुनौतियां हैं। खुद से चलने वाली गाड़ियां आपके गैराज में आए, इसके लिए अभी वक्त लगेगा। हालांकि ये इस दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन अगले दशक के अंत से पहले आपको इसमें बड़ी कामयाबी देखने को मिलेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कभी साइंस फिक्शन के रूप में देखा जाता था, लेकिन इंजीनियर जोर देकर कहते हैं कि वो हर गुजरते दिन के साथ इस भविष्य के सपने के और करीब पहुंचते जा रहे हैं।